प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जेसी मून, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, शिक्षा विभाग हरियाणा से आपकी 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र विषय की भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र के विषयांतर्गत एजुसेट हरियाणा की ई लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इकाई 3 आय निर्धारण के अंतर्गत समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाओं के विषय अंतर्गत आज का हमारा उपविषय रहेगा समग्र मांग के मुख्य घटक उपभोग के बारे में। आज के व्याख्यान के क्षेत्र होंगे यानी हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें हम इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। नंबर 1, उपभोग का व्यवहार अथवा उपभोग फलन, अर्थात इसके बारे में अर्थ एवं रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण। नंबर 2, उपभोग प्रवृत्ति, अर्थ एवं प्रकार। नंबर 3, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, एवं अंत में इनसे संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इकाई 3 आय निर्धारण, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा उससे संबंधित अवधारणाएं। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड एडी, जिसे आप परिचित हैं सी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी समग्र मांग के 2 महत्वपूर्ण तत्व उपभोग एवं निवेश, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एएस का मतलब भी आपको विदित है, सी प्लस एस, उपभोग और बचत। अब वाई आय के बारे में अगर मैं बात करूं तो आय का मतलब है सृजित आय, राष्ट्रीय आय या मूल्यवर्धी, सारी बातें समान हैं। आय, जितनी भी समग्र आय है, उस समग्र आय का कुछ भाग उपभोग कर लिया जाता है और उपभोग करने के बाद जो भाग बचता है वो बचत में चला जाता है। इसका मतलब सी उपभोग और बचत के जोड़ को ही हम आय कहेंगे, या एडी इज इक्वल टू वाई, या आय और समग्र मांग बराबर है। अब हमारा जो आय के साथ आय में 2 तत्व हैं, उपभोग और बचत, हम उन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उपभोग और बचत। पहले लेते हैं उपभोग। उपभोग है क्या? उपभोग, जिसे हम सी से दिखाते हैं, उपभोग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में उपभोग पर किए जाने वाले समग्र व्यय से है। उपभोग पर जितना कुल व्यय किया जाता है वो उपभोग कहलाता है। उपभोग व्यय क्या है? अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए लोगों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने पर किए जाने वाले खर्च की मुद्रा की मात्रा, यानी लोगों द्वारा खरीदने पे जो खर्च किया जाता है उस मुद्रा की मात्रा को उपभोग व्यय कहा जाता है। अब हम समझते हैं उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन, जिसे हम सी से दिखाते हैं, उपभोग फलन की परिभाषा के रूप में उपभोग और आय में पाए जाने वाले संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। यानी उपभोग तथा आय के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। इसका मतलब वाई आय के साथ संबंध, फंक्शन उपभोग फलन, फंक्शन ऑफ रिलेटेड टू इनकम,
आय के साथ संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। इसे अगर मैं एक तालिका से समझने की कोशिश करूं तो आय और उपभोग, आय का मतलब वाई, उपभोग का मतलब सी, यानी 0, 50, 100, 150। या उपभोग की बात करते हैं तो 20, 60, 100, 140। अब आय के साथ उपभोग के संबंध में मुख्य 3 महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखी जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं और तालिका से स्पष्ट है, 0 जब आय शून्य है ऐसी अवस्था में उपभोग 20 है, यानी उपभोग का एक न्यूनतम स्तर बना रहता है, न्यूनतम स्तर सदैव बना रहता है। क्यों? क्योंकि नितांत आवश्यक वस्तुओं की, भोज्य पदार्थों की, दवाइयों की इत्यादि की जरूरतें पूरी करने के लिए उनका उपभोग हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हमारी आय शून्य ही क्यों न हो। उधार मांग के करें या हम हमारी जो पिछली बचत है उसका प्रयोग करके करें, इसे हम स्वायत्त उपभोग भी कहते हैं। इसे स्वायत्त उपभोग भी कहते हैं। और स्वायत्त उपभोग को सी बार से दिखाया जाता है, सी बार। इसके अलावा दूसरी मुख्य बात, उपभोग और आय का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। आय प्रत्यक्ष संबंध का मतलब धनात्मक संबंध, धनात्मक संबंध का मतलब जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होती है 20, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोग में वृद्धि होती है। इसका मतलब आय और उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। और तीसरी मुख्य बात हमारी आय और उपभोग के संबंध के बारे में, जिस दर से आय में वृद्धि होती है, जिस दर से आय में वृद्धि होती है उस दर से उपभोग में वृद्धि नहीं होती। कहने का मतलब जैसे आय बढ़ती है वैसे उपभोग बढ़ता अवश्य है, परंतु जिस दर से, जो रेट आय के बढ़ने का रहता है उसके बनिस्पत उपभोग का रेट कम रहता है। यानी आय में वृद्धि ज़्यादा होती है, उपभोग में वृद्धि कम होती है। एक निश्चित स्थिति पे जाकर के ये देखिए 100, जब हमारी समग्र आय 100 करोड़ है ऐसी अवस्था में उपभोग भी 100 करोड़ है, परंतु इसके पश्चात आय हमारी 50 बढ़कर 150 हो जाती है, जबकि उपभोग बढ़कर 100 से 140 हुआ, यानी दर कम हो गई यहाँ। यानी 50 करोड़ जो आय हुई थी वो 50 की 50 उपभोग नहीं हुई, 40 करोड़ ही हुई। ऐसी अवस्था में 10 करोड़ बच गया, वो सेविंग में चला जाता है, वो बचत के रूप में चला जाता है। इस तालिका को, उपभोग फलन को हम रेखाचित्र की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। रेखाचित्र एक्स वाई, इधर हम उपभोग लेंगे, सी कंजप्शन, इधर वाई आय ले लेंगे, और आय कर्व वाई जिससे हम 45 डिग्री के कोण पे एक संदर्भ रेखा से दिखाते हैं हमेशा। और जब आय शून्य है ऐसी अवस्था में कंजप्शन 20 है, और जब आय 100 है एक स्थिति में जाके तब उपभोग भी 100 है। यानी यहाँ आय और उपभोग दोनों बराबर हैं। इस तरह से आपका सी उपभोग वक्र बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसे मैं
एक बिंदु दे देता हूं Q। Q बिंदु पे I 100 और उपभोग भी 100 है। इस बिंदु को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम समविच्छेद बिंदु कहते हैं। समविच्छेद बिंदु, समता बिंदु के नाम से भी जानते हैं, या इसे लाभ अलाभ की स्थिति भी कहते हैं। लाभ अलाभ की स्थिति, अंग्रेजी में ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? समता बिंदु है, ना लाभ की स्थिति है ना अलाभ की स्थिति है। कहने का मतलब समविच्छेद बिंदु है जहां आय और उपभोग दोनों बराबर हैं। जितनी आय हो रही है उतना ही उपभोग किया जा रहा है। समग्र आय 100 करोड़ है, उपभोग भी 100 करोड़ है। अब इससे पहले देखिए, यहां देखिए, इस बिंदु से Q से पहले उपभोग ज्यादा है और आय हमारी कम है। उपभोग ज्यादा है, आय कम है। इसका मतलब क्या है? यहां बचत नहीं हो रही है, इसका मतलब बचत माइनस है। इसे हम उधार की स्थिति कहते हैं। उधार लेके या अपनी बचत जो है उसको माइनस करके काम चलाया जा रहा है, यानी ये ऋणात्मक बचत, इसे हम ऋणात्मक बचत के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक बचत या उधार की स्थिति, उधार की स्थिति के नाम से जानते हैं। और इस Q बिंदु पे आय और उपभोग बराबर है। इसके पश्चात देखिए, आपका उपभोग वक्र नीचे है और आय ऊपर है। इसका अभिप्राय ये है कि उपभोग कम हो रहा है, आय ज्यादा है। आय का इतना भाग बच जाता है, उसे हम बचत के रूप में रखते हैं, जिसे हम +S कह सकते हैं। यानी Y आय उपभोग से ज्यादा है। ऐसी अवस्था में इसे हम धनात्मक बचत की स्थिति कहते हैं। धनात्मक बचत की स्थिति। तो ये हमारा उपभोग फलन था। उपभोग और आय के मध्य संबंध है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, और एक उपभोग का हमेशा न्यूनतम स्तर बना रहता है, चाहे आय शून्य हो। और आय में होने वाली वृद्धि की दर उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर से अधिक होती है। जहां आय और उपभोग यानी व्यय, समग्र व्यय बराबर हैं, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आपका उपभोग फलन था। प्रिय विद्यार्थीगण, उपभोग फलन समझने के पश्चात हमारा अगला टॉपिक है उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग और आय के मध्य पाए जाने वाले अनुपात को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रोफेसर डिलर्ड के अनुसार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब उपभोग किस प्रकार से लोगों द्वारा अपनी आय का भाग खर्च किया जाता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। आय के संबंध में कितना अनुपात किस प्रकार से खर्च किया जाता है, इस बात का पता लगाना उपभोग प्रवृत्ति है। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब एपीसी। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। दो प्रकार की उपभोग प्रवृत्ति हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। पहले हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को लेते हैं। एपीसी क्या है? एपीसी क्या है? समग्र उपभोग तथा समग्र आय, कुल आय तथा कुल उपभोग दोनों के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी एपीसी से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि लोग अपनी समग्र आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करते हैं। एपीसी निकालने का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो एपीसी यानी कुल उपभोग को अगर कुल आय से भाग कर दें, सी का मतलब उपभोग और वाई का मतलब आय, समग्र उपभोग को समग्र आय से भाग कर दें तो हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति का पता चल जाएगा। कुल उपभोग और कुल आय के बीच का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति है। कुरिहारा के अनुसार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी परिभाषा अगर देखें, औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय और आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। इसे यदि हम एक उदाहरण से समझें, मान लिया समग्र आय 100 करोड़ रुपए है किसी विशेष स्थिति में और समग्र उपभोग यानी सी 80 करोड़ रुपए है। ऐसी अवस्था में एपीसी क्या होगी? एपीसी सी उपभोग कितना है? 80 करोड़ और वाई समग्र आय कितना है? 100 करोड़। 0 से 0, इसका मतलब 0.8। इससे अभिप्राय क्या हुआ? किसी अर्थव्यवस्था में एक स्तर पर, दिए गए स्तर पर उस समय औसत रूप से वहां के लोगों द्वारा 80%, 0.8 का मतलब 80% आय का भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है, जिसे हम औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसे एक डायग्राम से, तालिका से समझने की कोशिश करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति को। औसत उपभोग प्रवृत्ति आय और उपभोग, मान लिया आय एक स्तर पे 100 है, बढ़कर 200 हो गई है। ऐसी स्थिति में 80, 120। एपीसी क्या होगी? एपीसी हमने बात की सी डिवाइडेड बाई वाई। सी ये रहा आपका 80 डिवाइडेड बाई वाई 100, इसका मतलब 0.8, 80% खर्च की जा रही है। और यहाँ उपभोग है आपका 120 और आय है 200 करोड़, इसका मतलब है 0.6। समग्र उपभोग व्यय को समग्र उपभोग व्यय को समग्र आय से भाग करने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का पता चलता है, एपीसी का पता चलता है। इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ हम इनकम लेंगे, यहाँ हम कंजप्शन उपभोग लेंगे। ये देखिए, मान लिया उपभोग, ये आपका उपभोग है 100 पे बराबर है, जैसा कि हमने पहले भी उपभोग फलन में किया था। अब यहाँ ये रेखाचित्रीय विवेचन है उपभोग प्रवृत्ति का, औसत उपभोग प्रवृत्ति का। इसके संबंध में 3 बातें ध्यान रखी जानी चाहिए हमारे द्वारा। एपीसी
कितना हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है, एक हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। एपीसी की तीनों स्थितियां हो सकती हैं। कैसे? एक कैसे हो सकता है? एक होने का मतलब है यदि आपकी उपभोग 100 करोड़ है और आय भी 100 करोड़ है तो हमारी एपीसी सी डिवाइडेड बाई वाई, तो हमारा एपीसी 1 होगा। एक से अधिक कैसे हो सकता है? मान लिया हमारा उपभोग 20 है और आय, समग्र आय हमारी 10 करोड़ है, ऐसी अवस्था में 2 यानी 1 से अधिक हो सकता है। कौन सी अवस्था में? नितांत आवश्यक वस्तुओं की जरूरतें पूरी करने के लिए हमारी आय कम है तो भी हम उपभोग ज़्यादा करते हैं। एक स्थिति और हो सकती है, 50 करोड़ आपका उपभोग व्यय है और 100 करोड़ आपकी आय है। 50 दूनी 100, 1/2, इसका मतलब 0.5, यानी एपीसी 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखने योग्य है, एपीसी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक नहीं होता एपीसी। ऋणात्मक क्यों नहीं होता भी? आय ऋणात्मक नहीं होती और ना ही उपभोग ऋणात्मक होता। इसका मतलब एपीसी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में था। डियर स्टूडेंट्स, उपभोग प्रवृत्ति जैसा कि हमने पहले चर्चा की 2 प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। एपीसी हम कर चुके हैं, अब हम एमपीसी के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है क्या? आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। कुरिहारा के अनुसार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी एमपीसी उपभोग में परिवर्तन हो रहा है और आय में परिवर्तन हो रहा है, यानी आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसे हम एमपीसी के नाम से जानते हैं। एपीसी का सूत्र हमने किया था, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वाई, और एमपीसी का सूत्र डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ये चेंज इन का सांकेतिक है आपका डेल परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है, या एम मार्जिनल से अगर हम बात करें तो अतिरिक्त, यानी कुल में अतिरिक्त कितना हुआ है, कितनी अतिरिक्त उपभोग हुआ है और कितना अतिरिक्त आय हुई है, उससे हम एमपीसी का पता लगाते हैं। इसे यदि मैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो मान लिया हमारी समग्र आय 1000 करोड़ रुपए थी और ये बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गई। अब परिवर्तन कितना हुआ? पहले आय कितनी थी? 1000 करोड़ थी और अब कितनी है? 1200 करोड़ है। वर्तमान में से प्रारंभिक अगर मैं घटा दूं तो इसका मतलब डेल वाई निकल के आ जाएगा। 200 करोड़ रुपए आय में परिवर्तन हुआ। 200 करोड़ रुपए आय में परिवर्तन हुआ। अब यह आय में परिवर्तन हुआ, आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन होगा। मान लिया समग्र उपभोग हमारा 800 करोड़
से बढ़कर और 900 करोड़ हो गया। तो ऐसी अवस्था में उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ, यानी सी डेल्टा सी कितना हुआ, 900 माइनस 800 यानी 100 करोड़ का परिवर्तन उपभोग में हुआ। अब अगर इसे हम एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालें तो हमारा सूत्र है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का डेल सी डिवाइडेड बाय डेल वाई। डेल्टा सी का मतलब है 100 करोड़ और डेल्टा वाई का मतलब है 200 करोड़। इसका मतलब है 1/2 यानी 0.5 या हम यूं कह सकते हैं 50% का परिवर्तन हुआ। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में लोगों के अतिरिक्त जो आय हुई उसमें अतिरिक्त उपभोग करने की खर्च करने की प्रवृत्ति उपभोग व्यय में 50% का परिवर्तन हुआ। ये हमारी कहलाएगी एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसे हम एक तालिका से और समझने की कोशिश करते हैं। आय यानी वाई, मान लिया आय है हमारी 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ और उपभोग कितना हो रहा है, उपभोग का मतलब सी का मतलब हम इसे भी एक 80 कह सकते हैं, 120 150, ये हमारा उपभोग है। अब हमें चाहिए क्या एमपीसी निकालने के लिए, एमपीसी निकालने के लिए हमें एक तो उपभोग में परिवर्तन चाहिए और एक आय में परिवर्तन चाहिए। आय में परिवर्तन का मतलब डेल वाई ये रही आय हमारी, कितना परिवर्तन हुआ यहाँ। तो पहले वाली प्रारंभिक और चाहिए कि हमें परिवर्तन के लिए, यहाँ वो है नहीं। अब बाद में पहले 100 करोड़ थी, उसके बाद 200 करोड़ आय हुई तो 200 में से 100 गई यानी 100 करोड़ का परिवर्तन हुआ। और यहाँ 300 वर्तमान में है और पहले 200 थी, इसका मतलब 100 करोड़ का परिवर्तन यहाँ हो गया। ये हमारा निकल के आ गया डेल वाई। और इसी तरह हम डेल सी निकालेंगे। डेल सी का मतलब उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ। पहले 80 करोड़ उपभोग था, अब वर्तमान में 120 है, 120 में से 80 गए माइनस 40 करोड़ का परिवर्तन हुआ। और तत्पश्चात 150 उपभोग व्यय बढ़ गया और पहले था 120, इसका मतलब 30 करोड़ का परिवर्तन यहाँ हुआ। ये हमारे पास निकल के आ गया डेल सी। अब एमपीसी निकालने का सूत्र हमारे पास है डेल सी, ये रहा डेल सी डिवाइडेड बाई डेल वाई, ये रहा डेल वाई। इसका मतलब है 0.4 यानी 40% का परिवर्तन हुआ। इसी तरह ये रहा डेल सी 30 और डिवाइडेड बाई डेल वाई 100, इसका मतलब है 0.3 30% यहाँ परिवर्तन हुआ। इसे यदि हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो कैसे दिखाएंगे, देखिए डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इनकम वाई और उपभोग सी। 40 80 120 160 200 इस तरह से बना लेते हैं। 40 80 120 160 200 किसी एक पॉइंट पे 40, ये आपका एमपीसी यानी एमपीसी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मान लिया आपकी आय जब 120 आपकी आय जब 200 थी, ऐसी अवस्था में आपके पास उपभोग 180 था और जब आय आपकी 100 थी, ऐसी अवस्था में
उपभोग आपका 80 था। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका आया है ये वाला इतना, ये आपका डेल सी है, यानी उपभोग में परिवर्तन इतने प्रतिशत हुआ है। जब हमारे पास आय इतनी थी 100 थी, उस समय में हमारा उपभोग 80 था, और जब दोबारा आय बढ़कर 100 से बढ़कर 200 हो गई है, ऐसी अवस्था में हमारा उपभोग भी बढ़कर 80 से 180 हो गया है। इसका मतलब इतना आपके उपभोग में परिवर्तन हुआ है, इसे हम कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में कितने प्रतिशत, उस अनुपात में, आय के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है, उसे हम कहेंगे एमपीसी। एमपीसी के संबंध में भी जिस तरह से एपी के संबंध में कुछ बातें थी, वैसे एमपीसी के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एमपीसी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, और एमपीसी 0 से अधिक हो सकता है, परंतु 0 से कम नहीं हो सकता। 1 से 1 और 0 दोनों के बीच में रहेगा एमपीसी। एमपीसी कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होता। सामान्यतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से अधिक और 1 से कम रहती है हमेशा ही। तो ये हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में था। डियर स्टूडेंट्स, उपभोग प्रवृत्ति जिसके 2 प्रकार, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों का विवेचन करने के बाद हमारे आज के व्याख्यान को सारांश रूप में करते हैं। प्रश्नों एवं न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हम सारांश करेंगे, ताकि आपके आज के इस व्याख्यान की पुनरावृत्ति कर सकें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। एमपीसी तथा एपीसी 2 प्रचाल हैं, इनमें से किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है, और यदि 1 से अधिक नहीं होता तो क्यों। देखिए, एपीसी और एमपीसी 2 चीज़ें हैं हमारे पास, इनमें से किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है। एपीसी का मूल्य 1 से अधिक हो सकता है, जबकि एमपीसी का मूल्य 1 से अधिक नहीं होता। एमपीसी का मूल्य 1 से अधिक क्यों नहीं होता। अगर फॉर्मूले में अगर हम जाएं तो एपीसी का मतलब है C डिवाइडेड बाई वाई, और एमपीसी का मतलब है डेल C डिवाइडेड बाई डेल वाई। यहाँ एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय और कुल उपभोग के बीच अनुपात है, जबकि एमपीसी कुल आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी कहने का मतलब है अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का उपभोग एक भाग होता है, अतिरिक्त आय का अतिरिक्त उपभोग एक भाग है। इसलिए एमपीसी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। सारांश के रूप में दूसरा क्वेश्चन आपके ग्रीन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, कहता है यदि राष्ट्रीय आय 1000 करोड़ रुपए है तथा उपभोग व्यय 750 करोड़ रुपए है, तो एपीसी ज्ञात करें। देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब वाई कितनी है 1000 करोड़, और उपभोग व्यय का मतलब सी कितना है आपका 750 करोड़।
और ज्ञात क्या करना है हमें, एपीसी। एपीसी ज्ञात करना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, सी डिवाइडेड बाई वाई, यानी कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के अनुपात को। सी कितना है हमारा 750 करोड़ और वाई आय कितनी है हमारी 1000 करोड़, यानी कहने का मतलब 0.75, यानी 75% आय का भाग उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। ये हमारा आंसर होगा। रिकैप्चुलेशन में हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, ये आंकड़े दिए हुए हैं, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात करें। आंकड़े दे रखे हैं, आय, आय का मतलब वाई, और बचत, बचत का मतलब एस। आय दे रखी है 100 करोड़, 200 करोड़ और बचत दे रखी है 60 करोड़, 100 करोड़। अब हमें निकालने की क्या कह रहा है, कहता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात करें। सीमांत प्रवृत्ति का मतलब है एमपीसी। एमपीसी हमें निकालनी है और एमपीसी का सूत्र हमारा क्या था, फॉर्मूला क्या था, एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी डिवाइडेड बाई डेल वाई। यानी हमारे पास दो चीजें हों, उपभोग में परिवर्तन हो और आय में परिवर्तन हो हमारे पास, तो हम एमपीसी निकाल लेंगे। यहां दिया हुआ क्या है, आय और बचत दे रखी है। अब हम देखते हैं, आय दे रखी है, देखिए आय का मतलब वाई 100 करोड़ और 200 करोड़। अब हमें डेल वाई चाहिए। डेल वाई का मतलब जो अंतर आया है वो, यहाँ 100 से 200 करोड़ हुई है आय, इसका मतलब 200 में से 100 घटाएं तो कितना अंतर आ गया, 100 करोड़ का अंतर आ गया। अब एक चीज तो डेल वाई तो हमें मिल गई, अब हमें चाहिए डेल सी। डेल सी कैसे निकालेंगे, बचत दी हुई है, पहले बचत को देखते हैं। एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 60 और 100। अब हमारे फॉर्मूले पे जाइए, हमारा फॉर्मूला था C प्लस एस इज इक्वल टू वाई, और हमें चाहिए क्या, C चाहिए। C इज इक्वल टू वाई और S इधर जाएगा तो माइनस एस हो जाएगा, यानी ये हमारी आय है और ये हमारे पास S है, और C हमें पहले निकालना होगा। तो C कैसे निकलेगा, 100 में से 60 घटा दें -40 और 200 में से 100 घटा दें y माइनस एस, तो हमारे पास C आ जाएगा। अब C आने के बाद अब हम C से डेल C निकाल लेंगे। डेल C निकालने के लिए अंतर यानी उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले उपभोग 40 करोड़ था, उसके बाद उपभोग हुआ, वर्तमान में उपभोग 100 है, 100 माइनस 40, इसका मतलब 60 का परिवर्तन हुआ, 60 करोड़ का उपभोग में। अब हमारे पास फॉर्मूला है एमपीसी, डेल एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी डिवाइडेड बाई डेल वाई। डेल सी कितना है, ये देखिए डेल सी वाला कॉलम 60 है हमारे पास, और डेल वाई ये रहा डेल वाई, 100 हमारे पास डेल वाई है 0.6, यानी 60% परिवर्तन हुआ। ये हमारी एमपीसी आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी, एमपीसी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।